The Hindu editorial, 29 July 2021. Probing Pegasus. पेगासस का अन्वेषण करना. West Bengal government is right in ordering a judicial inquiry into the spyware scandal. वेस्ट बंगाल सरकार सही है जब उन्होंने एक न्यायिक इंक्वायरी ऑर्डर की है इस जासूस वाले सॉफ्टवेयर के स्कैंडल को प्रोब करने के लिए, उसमें अन्वेषण करने के लिए. The institution of a judicial probe by the West Bengal government into allegations of surveillance using advanced spyware on potential Indian targets marks a significant political and legal pushback against the Union government's attempts to deny the global media revelations and diminish the potent threat such practices pose to democracy. तो जुडिशियल प्रोब लगाया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है, संस्थापित किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा उन इल्ज़ामों पे कि जो कि सर्वेक्षण किया जा रहा है बहुत ही एडवांस जो जासूस वाले सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भारतीय टारगेट्स हैं फ्यूचर के, उनके ऊपर. ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और लीगल यूनियन गवर्नमेंट को वापस पुश करने का स्टेप है, कदम है, और जो कोशिश है यूनियन गवर्नमेंट की उसको पुश बैक करने का ये कदम है कि जिसके द्वारा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो विश्व के मीडिया में जो रेवलेशंस आए हैं, यानी जो खुलासे हुए हैं, उसको डिनाई कर रहा है. और जो आगे आने वाला खतरा है ऐसी प्रैक्टिस से जो राजतंत्र के लिए, जो प्रजातंत्र के लिए सामने आ जाता है, उसको यूनियन गवर्नमेंट उस खतरे को जो है वो कम करने की कोशिश कर रहा है, कम दिखाने की कोशिश कर रहा है. तो उसके समक्ष ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है कि जुडिशियल प्रोब इंस्टीट्यूट किया गया है वेस्ट बंगाल के सरकार के द्वारा. Given Chief Minister Mamata Banerjee's penchant for the dramatic and her endless run-ins with the centre, it may be easy to dismiss the act of a state government ordering an inquiry into what could be a large-scale intelligence gathering program of a state actor as mere political chutzpah. अगर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को की जो का जो स्टाइल है कि वो ड्रामाबाजी से और लगातार जो है सेंटर के साथ भिड़ंत करती रहती हैं, तो ये आसान हो सकता है किसी के लिए भी कि इस कार्य को डिसमिस कर देना कि ये सरकार इंक्वायरी ऑर्डर कर रही है एक लार्ज स्केल इंटेलिजेंस गैदरिंग प्रोग्राम के ऊपर, और ये जो इंक्वायरी है एक राज्य के एक्टर के द्वारा की जा रही है. कि तो ये जो इंक्वायरी है ये महज एक राजनीतिक स्टाइल हो सकता है, ये कह के इसको डिसमिस किया जा सकता है. However, in the context of the centre and the ruling BJP's aggressive refusal to cede any ground on the growing demand for a credible probe into the use and misuse of the Pegasus spyware, the West Bengal inquiry acquires both legal and political salience. लेकिन जो इसको अगर इस संदर्भ में देखा जाए कि सेंटर और जो रूलिंग बीजेपी सरकार है वो काफ़ी आक्रामक रूप से मना कर रही है कि वो कोई भी ग्राउंड नहीं छोड़ेगी. तो जो बीजेपी सरकार है वो काफ़ी आक्रामक रूप से कोई भी ज़मीन छोड़ने के लिए मना कर रही है. ज़मीन छोड़ने मतलब जैसे दो लोगों में युद्ध हो रहा हो और ज़रा भी सीड नहीं कर रही है टेरिटरी, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं छोड़ रही है, मना कर रही है. जो बढ़ रही है डिमांड कि भाई एक विश्वसनीय अन्वेषण प्रोब होना चाहिए कि जो भी पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में. इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है. इट एक्वायर सेलियंस पॉलिटिकल में, राजनीतिक इम्पोर्टेंस है, ये राजनीतिक इम्पोर्टेंस मिल जाती है इस मामले को कि वेस्ट बंगाल ने इस पर इंक्वायरी बैठा दी है.
The Union government claims that illegal surveillance is not possible in India and has not specifically admitted or denied the use of Pegasus, the spyware supplied by Israel's NSO group. यूनियन गवर्नमेंट ये दावा करती है कि जो इलीगल सर्वेक्षण है वो भारत में संभव नहीं है, क्योंकि भारत में इस बारे में यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि पर्याप्त लॉज हैं और इसलिए कोई अगर करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। और लेकिन वो स्पेसिफिकली भारत सरकार एडमिट नहीं मान रही है या डिनाई भी नहीं कर रही है कि वो पेगासस का इस्तेमाल स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही है, जिसको कि इसराइल के एनएसओ ग्रुप के द्वारा सप्लाई किया गया हो। Ms. Banerjee has rightly invoked the possible grave implications for democracy, public order, the independence of the judiciary, and the autonomy of the legislators while ordering an inquiry under the Commissions of the Inquiry Act. कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इस इंक्वायरी को ऑर्डर करते वक्त मिसेस बनर्जी ने सही आह्वान किया है कि इसमें संभावना हो सकती है कि सीरियस इसके परिणाम प्रजातंत्र के लिए हो सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर के लिए हो सकते हैं, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए अधिकार इस पे परिणाम हो सकते हैं, और जो कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर्स हैं उनके इंडिपेंडेंस पे, उनके ऑटोनॉमी पे भी इसका असर हो सकता है। इन कारणों को इन्होंने आह्वान करते हुए इंक्वायरी लॉन्च की है। Media reports suggest that those likely targeted included Prashant Kishore, the Trinamool Congress's strategist during the recent assembly polls, and Abhishek Banerjee, Mrs. Banerjee's nephew. Uh, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये सुझाती हैं कि जिन लोगों को ये संभावना है कि उनको टारगेट किया गया हो पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा, उसमें प्रशांत किशोर शामिल हो सकते हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस के मुख्य जो है स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो रणनीति बनाते हैं उनके लिए, जो खासतौर पे उन्होंने जो रिसेंट हाल के असेंबली पोल्स में भी ये काम किया था, और अभिषेक बैनर्जी जो मिसेस बैनर्जी के जो भतीजे हैं। Regardless of which agency or government was behind it, there are grounds to believe that part of the surveillance covered the state government's territory, bringing into play its legitimate right to order an investigation. इसके इसको अगर नज़रअंदाज भी कर दें कि कौन सी एजेंसी या कौन सी गवर्नमेंट इसके पीछे थी, जिसने कि ये सर्वेलेंस किया होगा इन दोनों लोगों पे, तो फिर भी ये विश्वास करने के आधार हैं कि पार्ट ऑफ द सर्वेलेंस जो था वो स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी को कवर कर रहा था, और इसलिए इसलिए ये जरूरी, उससे ये प्ले में आ जाती है बात कि वेस्ट बंगाल सरकार के पास भी एक जायज़ कारण था इस और इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि उनके क्षेत्र में भी ये सर्वेलेंस होने का एक ये होने का ये मीडिया रिपोर्ट सुझा रही है। It is entirely a different matter that the two-member commission comprising Justice Madan B. Lokur, former judge of the Supreme Court, and Justice Jyotirmay Bhattacharya, former Chief Justice of the Calcutta High Court, may face severe constraints. ये मामला एकदम अलग मामला हो सकता है कि पूरी तरह से एक अलग मामला हो सकता है कि जो टू मेंबर कमीशन बैठाया गया, लोकुर जो कि जज रहे हैं पहले सुप्रीम कोर्ट के, और मिस्टर भट्टाचार्य जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, हो सकता है कि वो काफ़ी तीव्र इसमें रुकावटें फेस करें। For one thing, only some of the potential targets may testify and seek the Commission's aid in getting their phones forensically examined for evidence of infection by Pegasus. एक चीज़ तो ये है कि केवल कुछ ही जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं, यानी जिनको सर्वेलेंस से टारगेट किया जाता है, उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो कि सबूत देने के लिए खड़े होंगे या अपना टेस्टिफाई करवाने के लिए अपना खड़े होंगे कमीशन के सामने, और वो कमीशन की मदद चाहेंगे अपने फ़ोन्स को फोरेंसिकली एग्जामिन कराने के लिए, कि वो उसमें कोई क्राइम के एलिमेंट्स हैं जो कि लीगली पेश किए जा सकते हैं कोर्ट्स में, इसके एग्जामिनेशन के लिए, एविडेंस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, कि उसमें कोई इन्फेक्शन है पेगासस का कि नहीं है। ऐसे कम ही लोग होंगे जो कमीशन की एड में उनकी हेल्प के लिए आएंगे। ये पहली बात है। सेंट्रल एजेंसीज में नॉट रेडिली ऑफर देयर कॉपरेशन। दूसरी बात यह कि जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं वो तत्परता से हो सकता है कॉपरेशन ऑफर ना करें। द इंटेलिजेंस ब्यूरो मे नॉट बी परमिटेड टू ज्वाइन द प्रोब
And even if it did, it may claim privilege over documents and records relating to its legitimate interception orders, citing national security and operational sensitivity. जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हो सकता है कि उसको इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए परमिशन ना मिले, और अगर मिल भी जाती है तो हो सकता है कि वो ये क्लेम करे कि उन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में प्रिविलेज क्लेम करे कि यानी कि वो रिवील नहीं कर सकते, उनके पास ये अधिकार है कि वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड जो है उनके जो भी रिलेटिंग टू इट्स लेजिटिमेट इंटरसेप्शन ऑर्डर्स, जो जो उन्होंने इंटरसेप्शन के लिए ऑर्डर दिए होंगे किसी को कि भी कोई बातचीत को इंटरसेप्ट करिए पेगासस वगैरह को यूज़ करते हुए, तो वो एक उसको प्रिविलेज क्लेम करेंगे। वो कहेंगे हम आपको नहीं दे सकते हैं, कमीशन को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम आपको रिवील ना करें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या ऑपरेशनल संवेदनशीलता का मामला है। In a country where there is no parliamentary oversight over its intelligence agencies, it is unclear how far these agencies and its personnel would cooperate with the probe ordered by the state government. एक ऐसे देश में जिसमें कि पार्लियामेंट का कोई भी ओवरसीइंग पावर नहीं है इन अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो फ्रीली काम करती हैं और उनके ऊपर पार्लियामेंट का पावर नहीं है, का ओवरसीइंग पावर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में ये क्लियर नहीं होता कि कैसे कितना दूर तक ये एजेंसीज और उसके जो अधिकारीगण हैं, उसके जो पर्सन्स हैं, वो कॉपरेट करेंगे कैसे प्रोब के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसीज हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस द जैन एंड वर्मा कमीशंस कम टू माइंड ऑफ इंटेलिजेंस फाइल्स बीइंग मेड अवेलेबल टू जुडिशियल पैनल्स। ऐसे उदाहरण रहे हैं पहले, जैसे जैन और वर्मा कमीशन दिमाग में आते हैं कि जब इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो फाइलें हैं वो उपलब्ध करा दी गई थी जुडिशियल पैनल्स को, यानी कि जो जुडिशियल प्रोब कर रहे थे उन पैनल्स को उपलब्ध करा दी गई थी। Therefore, it will be both desirable and appropriate if the center itself ordered a wide-ranging judicial inquiry into the Pegasus scandal so that the nation has an opportunity to get at the truth. इस संदर्भ में जब हम देखते हैं कि ये हो सकता है ये एजेंसीज कोऑपरेट ना करें, तो ये डिज़ायरेबल भी है, मतलब होना भी चाहिए, और हम चाहते भी हैं और ये उपयुक्त भी है कि सेंटर खुद ही एक काफ़ी विस्तृत रूप से जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दे इस पेगासस वाले स्कैंडल के ऊपर, जिससे कि नेशन जो है उसको मौका मिल जाए सच को जानने का, सच तक पहुंचने का। वायरुलेंस एंड वेरिएंस, policy makers have little option but to renew economic activities after rapid vaccination. वायरुलेंस का मतलब है वायरस कितना ज़्यादा फैला हुआ है, और वेरिएंस का मतलब है विविध टाइप की जो पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं। पॉलिसी मेकर्स के बाद नीति बनाने वालों के पास बहुत कम ऑप्शन है, सिवाय इसके कि वो आर्थिक एक्टिविटीज़ को फिर से नया करें, यानी होने दें, और उसके पहले तेज़ी से वैक्सीनेशन करवा लें आफ्टर रैपिड वैक्सीनेशन। The IMF's latest update to its World Economic Outlook spotlights the starkly widening variance in the global recovery from the economic strains caused by the pandemic. IMF का जो लेटेस्ट अपडेट आया है अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, वो इस बात पे स्पॉटलाइट कर रहा है कि बहुत ही शार्पली, बहुत विस्तृत रूप से फ़र्क है वैश्विक रिकवरी में, यानी कि कहीं रिकवरी तेज़ हो रही है, इकोनॉमिक रिकवरी कहीं धीमे हो रही है। जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ा है, खिंचाव पड़ा है, जो महामारी के द्वारा कारित किया गया है, उस खिंचाव से जो रिकवरी हो रही है उसमें काफ़ी वेरिएंस है और शार्प वेरिएंस है। एंड प्राइमरी फॉल्ट लाइन precipitating the divergence of the world's economies into two blocks. जो मुख्य फॉल्ट लाइन है जो कि डिवाइड करती है इस डाइवर्जेंस को, इस वेरिएंस को, जिसने इस वेरिएंस को प्रेसिपिटेट कर दिया है, यानी कि सत्यता प्रदान कर दी है, तो वो जो लाइन है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड के जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको दो
भागों में बांट रही है। जैसे फॉल्ट लाइन, अर्थक्वेक की फॉल्ट लाइन होती है जो कि दो भाग में बांट देती है पृथ्वी को। उसी तरह से यहाँ पर जो प्राइमरी फॉल्ट लाइन है, जो दो भाग में बांट रही है, जो डाइवर्जेंस पैदा कर रही है, जो फर्क पैदा कर रही है, फर्क को क्रियान्वित कर दे रही है, प्रेसिपिटेट कर दे रही है, तो वो दो भाग में बांट रही है। ये दो भाग कौन से हैं? दोज दैट आर नॉर्मलाइजिंग द एक्टिविटीज फ्रॉम द कोविड-19 इंड्यूस्ड कर्व्स एंड दोज दैट आर स्टिल स्ट्रगलिंग। एक तो वो देश हैं जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को साधारण सामान्यता दे रहे हैं या सामान्यीकरण कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ का। कोविड-19 के द्वारा जो प्रेरित रुकावटें लगाई गई थी, उनसे वो नॉर्मल हो रहे हैं। और दूसरे ऐसे देश हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ये दो ब्लॉक्स हैं, इज वैक्सीन एक्सेस एंड पेस ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज। तो जो फॉल्ट लाइन जो प्रेसिपिटेट कर रही है, जो कारण है जिसकी वजह से ये दो भाग बटे हैं, वो 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 कारण ये है कि कुछ देश ऐसे हैं जिनको की वैक्सीन प्राप्त है और दूसरे देश ऐसे हैं, मतलब वैक्सीन प्राप्त है और दूसरों को वैक्सीन प्राप्त नहीं है। और दूसरे तरफ जो है, कितना तेज़ी से वैक्सीनेशन का कवरेज हो रहा है, ये भी दूसरा कारण है जो कि इस डाइवर्जेंस को प्रेसिपिटेट कर रहा है। यानी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीन का कवरेज उतना नहीं है, दूसरे ऐसे देश हैं जहाँ पे वैक्सीन का कवरेज अच्छा है। तो इस आधार पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जल्दी तेज़ हो जाती है जहाँ पे वैक्सीन का कवरेज ज़्यादा है या वैक्सीन तक पहुँच जो है अच्छी है उन देशों में। 3 months since its April forecast, the IMF projects the global economy to expand at an unchanged pace of 6% this year. जब से अप्रैल का फोरकास्ट इनका आया था उसके बाद 3 महीने हो गए हैं, और अब जो है जो फोरकास्ट आया है, लेटेस्ट अपडेट जो आया है, उसमें IMF ये प्रक्षेपित कर रहा है कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो 6% पे इस साल बढ़ेगी, जो कि ऐसी स्पीड है जो कि चेंज नहीं हुई है। पिछले साल भी उसी स्पीड से अर्थव्यवस्था बढ़ी थी। बट इट सीज द वर्ल्ड एडवांस इकोनॉमीज registering faster growth than forecast earlier, while emerging markets and developing economies are expected to post appreciably slower recoveries. लेकिन IMF ये देखता है कि दुनिया की जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनको वो देख रहा है कि और ज़्यादा तेज़ ग्रोथ रजिस्टर करेंगे, जो कि उसके मुकाबले में जो कि उनके लिए पहले फोरकास्ट की गई है। जबकि जो उभरते हुए मार्केट है या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, अभी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनसे अपेक्षा ये की जा रही है कि वो जो है इनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा धीमे रिकवरी करेंगे। The IMF projects advanced economies to grow by 5.6% in 2021, 0.5 percentage point quicker than forecast in April. IMF ये प्रक्षेपित कर रहा है कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो 5.6% के रेट से ग्रो करेंगे 2021 में, जो कि 0.5% और भी ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ है जो अप्रैल में फोरकास्ट किया गया था। यानी अप्रैल में शायद 5.1 फोरकास्ट किया गया होगा। अब जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो ये है कि 2021 में जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, जो पहले से बढ़ चुकी हैं इकोनॉमीज, विकसित इकोनॉमीज जो हैं, वो 5.6% के रेट से पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा तेज बढ़ेंगे। Undergirding this anticipated acceleration, the US economy is seen expanding by 7%, a 0.6 percentage point upgrade on the back of an expansive vaccine rollout that has helped enable substantial normalization activity and expectations of additional fiscal support. और ये जो अनुमान किया जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि एक्सेलरेट होगा यूएस एडवांस इकोनॉमीज का ग्रोथ, उसको अंडरगर्ड करते हुए, यानी कि उसको उसके सपोर्ट में यूएस इकोनॉमी दिख भी रही है कि वो 7% की रेट से बढ़ रही है, जो कि 0.6% जो है और ज़्यादा है, बढ़ के है। और ये बढ़ इसलिए रही है क्योंकि उनका जो वैक्सीन रोल आउट हो रहा है वो बड़े एक्सपेंसिव वे में हो रहा है, बड़ा फैलाव लिए हुए है, जिसने की मदद की है कि वो काफ़ी हद तक अपने नॉर्मलाइजेशन जो एक्टिविटी का उसको एनेबल कर सकें। और 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 ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि और भी ज़्यादा फिजिकल सपोर्ट भी मिलेगा
इसकी वजह से भी ये एक्सपेंशन जो है इकोनॉमी में ज़्यादा तेज हो रहा है। Emerging market and developing economies, on the other hand, are seen expanding by 6.3%, 0.4% points slower than projected in April. और जो उभरते हुए मार्केट हैं और जो विकासशील इकोनॉमीज हैं दूसरी ओर, उनके ये देखा जा रहा है कि वो 6.3% रेट से एक्सपैंड कर रहे हैं, जो कि 0.4% और भी कम है जो प्रोजेक्टेड किया गया था अप्रैल में उसके मुकाबले में। इंडिया इज सीन एज द लार्जेस्ट ड्रैग। भारत को सबसे ज़्यादा घसीटता हुआ देखा जा रहा है, विद द फंड कटिंग इट्स ग्रोथ फोरकास्ट फॉर साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 3 परसेंटेज पॉइंट्स टू 9.5%। इसमें जो IMF जो है वो अपना जो ग्रोथ फोरकास्ट है साउथ एशिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, उसके लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 3 परसेंटेज पॉइंट उन्होंने कट कर दिया है, और कट करके 9.5% कर दिया है, citing the impact of the severe second wave and expected slow recovery in confidence as the reason for its downgrade. The IMF has warned that countries lagging in vaccination, such as India and Indonesia, would suffer the most among G20 economies in the event of the emergence of a super contagious virus variant. और ये एग्जाम्पल देते हुए कि ये बात कहते हुए कि जो इम्पैक्ट हुआ है दूसरी बहुत ही तीव्र जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना वायरस की, और उसके अलावा जो स्लो रिकवरी हो रही है कॉन्फिडेंस की भारत में जो अपेक्षित है, ये दो कारण है जिसकी वजह से IMF ने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको डाउनग्रेड किया है, नीचे किया है 3 परसेंटेज पॉइंट से। तो IMF ने ये चेतावनी भी दी है कि जो देश हैं जो कि वैक्सीनेशन में पिछड़ रहे हैं, जैसे भारत और इंडोनेशिया, वो G29 जो G20 की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं G20 कंट्रीज की, उसमें सबसे ज़्यादा यही लोग सफ़र करेंगे अगर एक सुपर बहुत ज़्यादा कंटेजियस वायरस का वायरेंट जो है वेरिएंट उत्पन्न हो जाता है तो। With just a little over 7% of the population fully vaccinated, India significantly lacks the estimated global average of almost 14%. Brazil's 18% and is way behind the 50%, 55% coverage achieved in the US and the UK respectively. और केवल 7% पॉपुलेशन पूरी वैक्सीनेट हुई है भारत की, और भारत जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से पिछड़ा हुआ है। जो अनुमानित ग्लोबल औसत है, वैश्विक औसत है करीब 14% की। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील का 18% है, और भारत काफ़ी पीछे है, 50% की जो एवरेज है यूएस की, और 55% की जो एवरेज है कवरेज की वैक्सीनेशन के यूके की क्रमशः। The fund was effusive in its praise for India's decisive action in January when it forecast 11.5% growth for the fiscal year ending in March 2022, before raising their projection to 12.5% in April, after the economy appeared to rebound well in the January to March quarter. ये फंड जो था बहुत ही इफ्यूजिव था, यानी कि वो बहुत ज़ोर दे के अपनी बात को कह रहा था, अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, अपने प्रेज़ में नहीं, अपने तारीफ में, कि भारत ने जो है काफ़ी डिसाइसिव एक्शन लिया है कोरोना वायरस के केस में। और जनवरी में जब उन्होंने इसको ये रिपोर्ट आई थी उनकी, तो उसमें फोरकास्ट किया था कि 11.5% ग्रोथ रेट रहेगी भारत की इस फिस्कल ईयर जो कि मार्च 2022 में ख़त्म हो रहा है उसके लिए। और इसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्शन को 12.5% कर दिया था जब अप्रैल वाला रिपोर्ट उनका आया था। आफ्टर द इकॉनमी अपीयर, जब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जनवरी से मार्च क्वार्टर में वापस अच्छी रिबाउंड कर रही है, वापस अच्छा उछाल ले रही है, that it has now downgraded its outlook so substantially reflects the extent to which the second wave has severely impaired the momentum, कि उसने अपने आउटलुक को काफ़ी ज़्यादा नीचे कर दिया है, इतना ज़्यादा सब्सटैंशियल तरीके से नीचे कर दिया है। ये बात इस बात का रिफ्लेक्शन है, इस बात को दिखाती है कि किस हद तक सेकेंड वेव ने बहुत ही तीव्रता से भारत के मोमेंटम को इम्पेयर किया है, यानी कि उसको कमज़ोर किया है, उसको उसके मतलब उसके उसकी चलन को उसने रोका है, उसको काम नहीं करने दे रहा है। With inflation looming as a visceral threat,
demand yet to regain traction, and political appetite in government for more fiscal support negligible. India's policymakers have little option but to hasten the vaccine rollout on a war footing. Inflation, मुद्रास्फीति एक विसरल थ्रेट के रूप में, यानी जैसे हमारे बॉडी का पार्ट बन गया हो, एक ऐसे खतरे के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, और एक ऐसे थ्रेट के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसे वो काट पीट करने को तैयार हो। तो और डिमांड, जो इकोनॉमिक डिमांड है, आर्थिक डिमांड, वो अभी भी ट्रैक्शन नहीं पकड़े, यानी स्पीड नहीं पकड़े है। और जो राजनीतिक भूख है सरकार में कि वो फिस्कल सपोर्ट और ज़्यादा देगी, वो इस तरह की बहुत ही नेग्लिजिबल भूख है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो वैक्सीन रोल आउट को और तेज़ करें और वॉर फुटिंग में लेके जाएं, युद्ध स्तर पे उसको आगे बढ़ाएं। फेलियर टू एक्सपेडाइट द कवरेज कुड कॉज द कंट्री डियरली। अगर हम वैक्सीन की कवरेज को एक्सपेडाइट नहीं करेंगे, उसमें फेल होंगे, तो इसका हमारे देश का को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है। डीएलए ने इसमें भरपाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ सकती इकोनॉमिक टर्म्स में, यानी कि काफ़ी फाइनेंशियल लॉस इसका कॉस्ट इसमें कंट्री को उठानी पड़ सकती है।